हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री बाय शिवम सिद्धार्थ में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हम लोगों ने इतिहास का अर्थ, परिभाषा और उसके महत्व के संदर्भ में चर्चा कर लिया था। आज हम लोग बात करते हैं भारतीय इतिहास का विभाजन। यानी भारतीय इतिहास के विभाजन से तात्पर्य यह है कि आप देखेंगे कि भारत के इतिहास को अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग प्रकारों से बांटा गया है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास का विभाजन। भारतीय इतिहास का विभाजन। यदि भारतीय इतिहास के विभाजन की बात किया जाए तो इसमें सबसे पहला जो नाम आता है वह नाम आता है जेम्स मिल का। किनका नाम आता है? जेम्स मिल का। जेम्स मिल साहब ने भारत के इतिहास को तीन खंडों में बांटा। भारत के इतिहास को तीन खंडों में बांटा। इन्होंने इसका जो पहला खंड था उसको कहा हिंदू काल। जो दूसरा पार्ट था इसको इन्होंने कहा मुस्लिम काल। और जो तीसरा काल था इन्होंने कहा ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल। समझिएगा, हमने सबसे पहले बताया कि जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को तीन भागों में बांटा। पहला क्या था? हिंदू काल। दूसरा क्या था? मुस्लिम। और तीसरा क्या था? ब्रिटिश काल। अब समझिएगा कि इस विभाजन में इन्होंने किस प्रकार का पक्षपात किया है। समझिए, हिंदू काल से तात्पर्य है, हम कह सकते हैं मोटे तौर पर कि प्राचीन भारत का जो इतिहास था इसको इन्होंने कह दिया हिंदू काल। इसके बाद हम देखते हैं कि जब मध्यकाल का आगमन होता है तो मध्यकाल में भारत में इस्लाम आता है, यानी मुस्लिम संप्रदाय के लोग आते हैं। तो जो मध्यकाल है, मध्यकाल को इन्होंने मोटे तौर पर कह दिया क्या? मुस्लिम काल। लेकिन जब भारत में अंग्रेज आते हैं तो अंग्रेज किस वर्ग थे, किस धर्म के थे? ईसाई वर्ग के, ईसाई धर्म के थे। तो इन्होंने ईसाई काल न कहकर इन्होंने क्या कह दिया? ब्रिटिश काल कह दिया। यानी जेम्स मिल साहब ने एक तरह से देखा जाए तो भेदभावपूर्ण तरीके से धार्मिक आधारों पर भारत के इतिहास को बांटने का प्रयास किया। लेकिन इनका यह विभाजन पूरी तरीके से सही नहीं था, क्योंकि धर्म पर आधारित था। भाई, आपने प्राचीन काल को हिंदू काल कहा, मध्यकाल को मुस्लिम काल कहा, तो आधुनिक काल को ब्रिटिश काल क्यों कहा? आपको ईसाई काल कहना चाहिए था। लेकिन इन्होंने ईसाई काल ना कहकर क्या कह दिया? ब्रिटिश काल कहा। इसके बाद एक अगला नाम आता है, क्योंकि अब भारतीयों के द्वारा भारत के इतिहास को बांटने का प्रयास किया जाएगा। इसमें है जी.आर. भंडारकर। जी.आर. भंडारकर और क्या? आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार। जी.आर. भंडारकर और आर.सी. मजूमदार के द्वारा भारत के इतिहास को बांटने का प्रयास किया गया। अब देखेंगे कि इन्होंने भारत के इतिहास को भी इन्होंने तीन भागों में बांटा। पहला क्या? प्राचीन काल। दूसरा क्या? मध्यकाल। और तीसरा क्या? आधुनिक काल। आधुनिक काल। हमने बताया कि जी.आर. भंडारकर और आर.सी. मजूमदार के द्वारा भारत के इतिहास को तीन भागों में बांटा गया। प्राचीन काल, मध्यकाल और क्या? आधुनिक काल। इसी को आज हम मोटे तौर पर कहते हैं प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और क्या? आधुनिक इतिहास। ठीक। तो जेम्स मिल ने भी तीन भागों में बांटा था। जेम्स मिल की जो व्याख्या थी वो धर्म पर आधारित थी, लेकिन जी.आर. भंडारकर और आर.सी. मजूमदार के द्वारा इतिहास को काल क्रमों के आधार पर बांटा गया। प्राचीन इतिहास या प्राचीन काल, मध्यकाल और क्या? आधुनिक काल। ठीक। अब देखिए एक बात और, इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि अब हम बात कर लेते हैं लेखन कला के आधार पर भारतीय इतिहास का विभाजन।
लेखन कला के आधार पर भारतीय इतिहास का विभाजन। किसके आधार पर? लेखन कला के आधार पर भारतीय इतिहास का विभाजन। अब लेखन कला की भी बात किया जाए तो लेखन कला के भी आधार पर भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। पहला क्या था? प्रागैतिहासिक, काल। दूसरा आदैतिहासिक काल। और तीसरा क्या? ऐतिहासिक काल। हमने क्या बताया? पहला क्या है आपका? प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आदैतिहासिक काल और तीसरा क्या है? ऐतिहासिक काल है। समझिएगा, शब्द पकड़िए, हमने बात किया है किसके आधार पर? लेखन कला के आधार पर। यदि लेखन कला के आधार पर पूछता है, चाहे वह भारत का ही इतिहास हो, चाहे वह विश्व के किसी भी देश का इतिहास हो, यदि पूछ लेता है कि लेखन कला के आधार पर विभाजन कितने प्रकार का है, तो आप बताएंगे कि लेखन कला के आधार पर विभाजन सिर्फ और सिर्फ कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का। ठीक ना? अब समझिएगा, प्रागैतिहासिक काल से क्या तात्पर्य है? प्रागैतिहासिक काल से तात्पर्य है कि मानव सभ्यता संस्कृति का वह समय जहां से हमें लेखन कला का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ है। आप देखेंगे इन तीनों में किस तरह का अंतर है, आपको एकदम स्पष्ट अंतर समझ में आ जाएगा। हमने बताया प्रागैतिहासिक काल का मतलब क्या? कि मानव सभ्यता संस्कृति के इतिहास का वह समय जहां से हमें लेखन का प्रमाण नहीं मिला है, यानी यहां पर लेखन कला नहीं है। फिर अब सवाल ये उठता है कि जब लेखन कला नहीं है तो हमें इस काल के विषय में जानकारी कैसे मिली? तो इस काल के विषय में जो जानकारी का एकमात्र स्रोत है वह है पाषाण सामग्री एवं जीवाश्म। पाषाण सामग्री एवं जीवाश्म कहने का मतलब क्या है कि जीवाश्म, या हम ये कह सकते हैं उत्खनित सामग्री। ठीक ना? यानी जो सामग्री उत्खनन के आधार पर हमें प्राप्त होता है उसी को उत्खनित सामग्री कहा जाता है। तो लेखन कला यहाँ पर नहीं था, फिर जानकारी कैसे मिली? उत्खनित सामग्री के आधार पर हमें इस काल के विषय में जानकारी क्या होती है? प्राप्त होती है। दूसरी बात, इस काल में मनुष्य ने किसी लिपि या अक्षर का विकास नहीं किया था। लिपि या अक्षर नहीं है, लिपि या अक्षर नहीं है, यानी कहने का मतलब है जब लेखन कला है ही नहीं तो न लिपि होगी न अक्षर होगा। अब सवाल ये उठता है कि इस काल में हम किसको रखते हैं? तो इस काल में हम पाषाण काल को रखते हैं। याद रखिएगा, एक प्रश्न पूछ लेता है, इस काल में किसको रखा गया है? पाषाण काल को रखा गया है। फिर से मैं बता दूं, यहाँ पर लेखन कला नहीं है, यानी मानव सभ्यता संस्कृति के इतिहास का वह समय जब मनुष्य को लेखन कला का कोई ज्ञान नहीं था, उस काल को क्या कहा गया? प्रागैतिहासिक काल कहा गया। इस काल के विषय में जानकारी कैसे प्राप्त होती है? उत्खनित सामग्री या पाषाण उपकरण या जीवाश्म के आधार पर इस काल के विषय में हमें जानकारी प्राप्त होती है। सॉरी, पावर कट होने की वजह से थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न हुआ। तो हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे हमने बताया था कि यहाँ से हमें किसी भी प्रकार के कोई जो भी हमको साक्ष्य प्राप्त हो रहे हैं वो जीवाश्म पर आधारित है। ठीक ना? तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर हमने आपको स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि जब लेखन कला है ही नहीं तो लिपि या अक्षर का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। याद रखिएगा, इस काल में किसको रखा गया है? पाषाण काल को रखा गया है। ठीक, तो ये तो हमने बात कर लिया प्रागैतिहासिक काल की। अब हम आते हैं क्या? आद्य ऐतिहासिक काल। समझिएगा, आद्य ऐतिहासिक काल से मतलब क्या है? देखिए, ये दोनों के बीच में आ रहा है, इसको संक्रमण जोन कहते हैं, ट्रांजैक्शन जोन कहते हैं, संक्रमण क्षेत्र है यह। अब है क्या आद्य ऐतिहासिक? आद्य ऐतिहासिक का मतलब क्या है? मैं इसके शब्दों को और सरल करना चाहूं तो आधा ऐतिहासिक। क्या? आधा ऐतिहासिक, पूरा ऐतिहासिक नहीं, आधा ऐतिहासिक। आधा ऐतिहासिक से क्या तात्पर्य है कि जैसे यहाँ पर लेखन कला तो नहीं था, ठीक ना? लेखन कला यहाँ पे नहीं था, लेकिन यहाँ पर लेखन कला है,
लेखन कला का यहाँ से प्रमाण प्राप्त होता है। लेखन कला का यहाँ से प्रमाण प्राप्त होता है, लेकिन जो लेखनी है इतनी गूढ़ या इतनी कठिन है कि इसको अभी तक सही तरीके से पठन पाठन नहीं हो पाया है। समझिए, यहाँ पे लेखन कला नहीं था, यहाँ पे लेखन कला तो है, लेकिन लेखनी कठिन होने की वजह से इसका अभी तक सही तरीके से पठन पाठन नहीं हो पाया है। अब ये सवाल ये उठता है कि फिर इस काल के विषय में हमें कैसे जानकारी प्राप्त होती है। तो इस काल के विषय में हमें जो जानकारी प्राप्त होती है वह उत्खनित सामग्री, जैसे यहाँ पर भी हमने बताया था कि यहाँ पे हमने मोटे तौर पे लिख दिया कि पाषाण सामग्री एवं जीवाश्म, इसको आप उत्खनित सामग्री कह सकते हैं। क्या? उत्खनित सामग्री। उत्खनित सामग्री के आधार पर, उत्खनन के आधार पर जो चीजें प्राप्त होती हैं उन्हीं के आधार पर हमको इस काल के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। अब ये सवाल उठता है कि आखिरकार इस काल में किसको रखा गया है। तो इस काल में भारत की दो प्रमुख सभ्यताओं को रखा गया है। इसमें से पहला है हड़प्पा की सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, जिसको आप बोलचाल की भाषा में सिंधु घाटी की भी सभ्यता कहते हैं, और दूसरा है वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता। तो किसको रखा गया है? हड़प्पा की सभ्यता को और वैदिक सभ्यता को। समझिएगा, हमने क्या कहा कि लेखन कला का प्रमाण है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि को क्या कहा जाता है, तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है उसको भाव चित्रात्मक लिपि कहा गया है। ठीक ना? हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने विभिन्न प्रकार के चित्रों के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करने का प्रयास किया था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता की लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। यानी हम उन चित्रों को देखकर मात्र एक अनुमान लगा सकते हैं, किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक, तो हमने कहा लेखन कला का प्रमाण मिला है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। ठीक ना? तो क्लियर हो गई यह डिफिनेशन। दूसरी बात, वैदिक सभ्यता। अब वैदिक सभ्यता की जब हम बात करेंगे तो आप हमसे एक सवाल पूछ सकते हैं कि सर भाई वैदिक सभ्यता की बात किया जाता है तो जो हमारे वेद लिखे गए ये किस काल में लिखे गए? वैदिक काल में ही लिखे गए। वेदों का तो हम अध्ययन करते हैं, फिर वैदिक सभ्यता को हम आद्य ऐतिहासिक काल में क्यों रख दिए? तो समझिएगा मित्र, जब वेदों की रचना हुई थी, ठीक ना, तो वह वेद उस समय के जो पुरोहित होते थे उनके मस्तिष्क में था। यानी वैदिक काल में जो शिक्षा की पद्धति थी, आज हम देख रहे हैं कि जो लिखित है, लिखित और मौखिक दोनों है प्रेजेंट टाइम में। ठीक ना? उस समय जो शिक्षा की जो पद्धति थी वह पूरी तरीके से मौखिक थी। उस समय का जो पुरोहित होता था, उस समय का जो उपाध्याय होता था, उस समय का जो अध्यापक होता था, वो पूरा का पूरा वेद अपने विद्यार्थियों को बोल बोल कर कंठस्थ करा देता था। यानी वैदिक काल में वेदों की रचना अवश्य हुई लेकिन वह लिखा नहीं गया था, वह कहाँ पर था? मस्तिष्क में था। इसलिए वैदिक काल को भी हमने किस में रखा? आद्य ऐतिहासिक काल में रखा। अब आता है क्या? ऐतिहासिक काल। अब ऐतिहासिक काल से क्या तात्पर्य है कि यहां से लेखन कला, लेखन कला का प्रमाण मिलता है, लेखन कला का प्रमाण मिलता है, और इसको हम पढ़ते भी हैं और समझते भी हैं। पढ़ते और समझते दोनों हैं, पढ़ते एवं समझते। यानी समझिएगा, यानी उस लेखन सामग्री को हम पढ़ते भी हैं, हम उसको समझते भी हैं, यानी साक्षर इतिहास। ठीक ना? यानी क्या? साक्षर इतिहास। कहने का मतलब यह है कि जिस काल से संबंधित हमें लेखन कला के प्रमाण मिलते हैं उसको हम पढ़ते भी हैं, उसको हम समझते भी हैं। उस काल को हम क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। यदि इस काल में बात किया जाए तो अशोक के अभिलेखों से लेकर, मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों से लेकर अब तक का लिखित इतिहास इस काल में शामिल किया जाता है। हमने अब तक लिख दिया, जो भी हमने लिखा सब इसी में क्या हो गया? आ गया। तो हमने क्या कहा कि यदि लेखन कला की बात कर लेता है तो चाहे वह भारत का इतिहास हो, चाहे वह विश्व के किसी भी देश का इतिहास हो, विभाजन सिर्फ और सिर्फ 3 प्रकार का मिलता है। क्या आपको लग रहा है कि अमेरिका में यह समय नहीं आया होगा? आया होगा। अमेरिका में भी एक समय ऐसा आया होगा जब वहां पर लेखन कला का कोई प्रमाण नहीं रहा होगा, तो उसको कहा गया होगा क्या? प्रागैतिहासिक काल। एक समय ऐसा आया होगा जब लेखन कला का प्रमाण मिला होगा लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया होगा, उसको कह दिया गया होगा क्या? आद्य ऐतिहासिक काल।
और एक समय ऐसा आया होगा जब लेखन कला का प्रमाण मिला भी होगा, हम उसको पढ़ते भी होंगे और उसको समझते भी होंगे। उस काल को कह दिया गया क्या? ऐतिहासिक काल। तो ये तो हमने बात कर लिया क्या, लेखन कला के आधार पर। इतनी चीजें आप तैयार रखिएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। और मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप कॉपी और पेन लेके बैठें और कुछ कुछ चीजों को नोट्स करते चलें। ठीक, चलिए। अब तो लेखन कला की बात हमने कर लिया। लेखन कला की बात यानी यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो हम प्राचीन इतिहास से शुरू किए हैं, पाषाण काल से, और मध्यकाल आधुनिक काल होते होते यहाँ तक आ चुके हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो भारत का पूरा इतिहास हमने एक तरह से पढ़ दिया। अब देखिए, अब हम बात करते हैं, लेखन कला की तो बात हो गई। अब हम बात करेंगे अध्ययन के आधार पर। शब्द पकड़िएगा, मैं बार बार कहता हूं इसलिए मैं कुछ कीवर्ड को अंडरलाइन भी कर देता हूं। अध्ययन के आधार पर, अध्ययन के आधार पर, शब्द पकड़िए, अध्ययन के आधार पर भारतीय इतिहास का विभाजन, कि हम अध्ययन के आधार पर भारत के इतिहास को हम कितने प्रकारों से बांटते हैं। ठीक ना, जैसे हमने बताया ना कि जी.आर. भंडारकर और आर.सी. मजूमदार के द्वारा भारत के इतिहास को कहा गया प्राचीन काल, मध्यकाल और क्या, आधुनिक काल कहा गया। उसी तरह से आज हम कहते हैं ना कि भाई हम किसी भी बुक स्टॉल पे जाते हैं तो क्या कहते हैं कि हमको इतिहास की किताब दे दो, तो बुक स्टॉल वाला पूछता है ना आपसे कि कौन सा भैया आपको दे दें, प्राचीन लोगों की, मध्यकालीन लोगों की, आधुनिक लोगों। ये जो विभाजन है ये किसके आधार पर है? अध्ययन के आधार पर है। तो अध्ययन के आधार पर भारत के इतिहास की बात किया जाए तो तीन प्रकार से बांटा गया है। पहला इसका जो पार्ट होता है वो होता है प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास। दूसरा क्या? मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा क्या? आधुनिक इतिहास, आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और क्या? आधुनिक इतिहास। समझिए, पहला पार्ट प्राचीन, दूसरा मध्यकालीन और तीसरा क्या? आधुनिक। यहाँ पर हम जिस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, यदि उच्च स्तरीय परीक्षाओं की बात कर लिया जाए, यूजीसी की बात कर लिया जाए, तो वहां पर एक संकल्पना धीरे धीरे आने वाली है क्या? उत्तराधुनिक काल की। ठीक ना, उसको हम अभी चर्चा करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। प्राचीन काल, यदि प्राचीन काल के विषय में बात किया जाए कि कब से कब तक का समय प्राचीन काल में रखा जाता है, तो एक मोटे तौर पर आप मानिए प्रारंभ से लेकर क्या, 712 ईस्वी का जो समय है वह किसके अंतर्गत रखा जाता है? प्राचीन इतिहास। ठीक, अब 712 से लेकर 1707 या कुछ विद्वानों के अनुसार 1707 या कुछ विद्वानों के अनुसार क्या, 1757 तक का जो समय है वह कहाँ पे रखा जाता है? मध्यकालीन इतिहास। और 1707 या 1757 से लेकर अब तक, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं, 1757 ही कर देता हूं। 1757 से लेकर क्या, अब तक का जो इतिहास है वह किसके तहत आता है? आधुनिक इतिहास के तहत आता है। एक बात समझ लीजिए, ठीक, प्रारंभ से यानी भारत में जब से सभ्यता संस्कृति शुरू हुई तब से लेकर 712 ईस्वी का समय क्या है? 712 ईस्वी में भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। ठीक ना, मोहम्मद बिन कासिम ने प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण किया सिंध पर, और उस समय सिंध का जो शासक था वह कौन था? दाहिर था। ठीक ना, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर ये आक्रमण करेगा और यहाँ के राजा दाहिर को पराजित करके सिंध पर क्या कर लेगा? अधिकार कर लेगा। जब यह सिंध पर अधिकार कर लेगा तो इसके अधिकार के साथ ही एक तरह से देखा जाए तो भारत में एक नए धर्म का आगमन हुआ जिसको इस्लाम कहा गया। यानी यहीं से भारत के इतिहास में सांस्कृतिक समन्वय की प्रक्रिया शुरू होती है। यानी भारत में मुस्लिम आक्रांताओं के आगमन के साथ या इस्लाम के आगमन के साथ ही मान लिया गया कि भारत में प्राचीन इतिहास का क्या हो गया? अंत हो गया। प्राचीन इतिहास का अंत हो गया तो अब किसकी शुरुआत हुई? मध्यकालीन इतिहास की। यानी 712 से लेकर 1707 या 1757। 1707 की डेट क्या है समझिएगा। 1707 में क्या होगा कि अंतिम मुगल बादशाह जिसको कहा जाता है औरंगजेब, ठीक ना, तो औरंगजेब की मृत्यु हो जाएगी। तो कुछ इतिहासकार और कुछ विद्वानों के अनुसार यह माना जाता है कि औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगल साम्राज्य का अंत हो गया, और मुगल साम्राज्य की सत्ता जैसे ही समाप्त होती है मान लिया जाता है कि मध्यकालीन भारत के इतिहास का क्या हो गया? अंत हो गया। लेकिन यहाँ पर है क्या,
कुछ लोगों का ये तर्क है कि नहीं, औरंगजेब की मृत्यु के साथ मुगलों की सत्ता समाप्त नहीं हुई थी, मुगलों की सत्ता चल रही थी। ठीक, घटनाएं घटित होती है। 1757 में एक युद्ध होता है, उस युद्ध को कहा गया प्लासी का युद्ध। क्या कहा गया? प्लासी का युद्ध। अब प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों ने क्या काम किया कि इनडायरेक्ट तरीके से, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट तरीके से बंगाल के संसाधनों पर अधिपत्य कर लिया या अधिकार कर लिया। जब अंग्रेजों ने बंगाल के संसाधनों पर अधिकार किया तो इसी के साथ मान लिया गया कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास का अंत हो गया। क्योंकि जो बंगाल है वो प्राचीन इतिहास से ही देखा जाए तो बहुत ही भारत के इतिहास में एक विशिष्ट स्थान रखता है। यहाँ के संसाधनों के ऊपर कब्जा मतलब भारत के संसाधनों के ऊपर कब्जा, यानी अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया और बंगाल पर कब्जा करने के साथ अब अंग्रेज धीरे धीरे अपनी स्थिति को मजबूत करेंगे, तो मान लिया गया कि मध्यकालीन इतिहास का अंत हो गया और 1757 से लेकर आधुनिक इतिहास की शुरुआत होती है। और अब कौन भारत में आ गए हैं? अंग्रेज आ गए हैं और अंग्रेजों की भी सत्ता 1947 में क्या होती है? समाप्त होती है। तो हमने जैसे कहा कि यदि उच्च परीक्षाओं की बात कर लिया जाए तो वहां पर एक संकल्पना जुड़ती है उत्तर आधुनिक काल की। किसकी? उत्तर आधुनिक काल। उत्तर आधुनिक काल। यदि उत्तर आधुनिक काल की बात कर लिया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1947 से लेकर 1947 से लेकर क्या हो जाएगा? अब तक हो जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है क्या अब तक, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? 1947 और अब तक यहाँ, और 1947 से लेकर क्या अब तक, ठीक ना। जिसको हम सिविल सेवा में विशेषकर मोटे तौर पर कह देते हैं आजादी के बाद, आजादी के बाद भारत। आजादी के बाद क्या? भारत। हम सिविल सेवा में विशेषकर आजादी के बाद भारत पढ़ते हैं और उच्च स्तरीय परीक्षाओं में कहा जाता है क्या? उत्तर आधुनिक काल। तो ये तो आज हमने बात कर लिया भारत के इतिहास के विभाजन कि भारत का इतिहास या भारत के इतिहास को किस तरह से बांटा गया है, ठीक ना। तो हमने बता दिया कि भारत के इतिहास को जेम्स मिल ने सांप्रदायिकता के आधार पर 3 भागों में बांटा, हिंदू काल, मुस्लिम काल और क्या? ब्रिटिश काल। लेकिन ब्रिटिश काल को उसको कहना चाहिए था ईसाई काल, लेकिन उसने ईसाई काल नहीं कहा, उसने क्या कहा? ब्रिटिश काल। यानी सांप्रदायिकता के आधार पर जो विभाजन प्रस्तुत किया गया वह पूरी तरीके से सही नहीं था। इसलिए आगे के समय में जी.आर. भंडारकर और आर.सी. मजूमदार के द्वारा भारत के इतिहास को बांटने का प्रयास किया गया और उन्होंने भारत के इतिहास को बांटा क्या? प्राचीन काल, मध्यकाल और क्या? आधुनिक काल। इसके बाद हमने आपको बताया लेखन कला के आधार पर भारतीय इतिहास का विभाजन। हमने बताया प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल और क्या? ऐतिहासिक काल। तीनों में क्या डिफरेंट है इसको पूरी तरीके से क्लियर करा। और फिर हमने बात किया क्या? अध्ययन के आधार पर भारतीय इतिहास का विभाजन। और अध्ययन के आधार पर भारतीय इतिहास को हमने बताया कि मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है और एक और उसकी संकल्पना उत्तर आधुनिक काल को शामिल कर ले तो कितना हो जाएगा? 4 प्रकार से हो जाएगा। तो इस तरह से आज आपका एक टॉपिक जो है वह भारतीय इतिहास का विभाजन समाप्त होता है। मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक मित्रों को इस चैनल से जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी बात अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और अधिक से अधिक लोग इससे क्या हो सके? लाभान्वित हो सकें। अब हम अगले वीडियो में, चूंकि हमने एक राय जानने की कोशिश किया था, बहुत मित्रों से मैंने पूछा था कि आखिरकार हमको ये बताइए कि आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं। तो बहुत से मित्रों ने हमको ये कहा कि सर आप एकदम जीरो से लेकर, ठीक ना, यानी हमको शुरू से आप पढ़ाइए इतिहास, ठीक, प्राचीन इतिहास से पढ़ाइए। कुछ मित्रों ने कहा आधुनिक इतिहास से पढ़ा दीजिए। देखिए पढ़ाना मुझे ही है, लेकिन उसमें जो एक रुझान था, जो एक सर्वे के बाद मैंने ये पाया कि लोगों में इतिहास का एक बहुत बड़ा डर है, बहुत बड़ा खौफ है। लोगों को लगता है कि इतिहास पढ़ना मतलब दुनिया भर के फैक्टों को तैयार करना। मेरे भाई जरा मुझको बता दो किसमें फैक्ट नहीं है, किस विषय में फैक्ट नहीं है। कोई आपको ऐसा विषय लगता है जिसमें फैक्ट नहीं है? हाँ, ये अलग की बात है कि किसी में थोड़ा ज्यादा है, किसी में थोड़ा कम है, ठीक। यहाँ पर फैक्ट है, मैं ये निसंदेह ये नहीं कहूंगा कि फैक्ट नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में जो ये भरा है कि सिर्फ फैक्ट ही फैक्ट है, तो आपने देखा होगा कि प्रेजेंट टाइम में आयोग का जो पेपर बनाने का जो मूड है, जो उसका जो नजरिया है, आप फैक्ट रट के आप कुछ करने वाले नहीं है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, बहुत से लोगों को लगता है कि सिर्फ और सिर्फ तिथियां ही हमको तैयार करना है। तो मेरे भाई ऐसा भी नहीं है कि आपको इतिहास में तिथियां ही तैयार करना है। मैं आपको पढ़ाऊंगा
मैं जिनको बता दूं, देखिए मैं स्पष्ट कहता हूं कि प्राचीन इतिहास जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं कहता हूं कि 10 तिथि याद कर लेना, उसके बाद 12वीं 13वीं याद करने की जरूरत ही नहीं है। मैक्सिमम मुझे लगता है 10 से 12 तिथि प्राचीन इतिहास में है। मेडुअल में आप जाते हैं, देखिए तिथियां इंपॉर्टेंट है आधुनिक भारत की, और आधुनिक भारत की तिथियां जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको तैयार ऑटोमेटिक हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। 2 बार 3 बार जब आप चीज़ों को रिकॉल करते हैं तो वो चीज़ें तुरंत अपने आप तैयार हो जाती हैं, ऐसा नहीं है कि वो तैयार नहीं होने वाला है। तो मैं फिर लास्ट में फिर आपसे कहूँगा कि चैनल से अधिक मित्रों को जोड़ने की कोशिश करें, ताकि जो मेरी बात है वह अधिक से अधिक मित्रों तक पहुँच सके। और अभी सरकार ने जैसा कि लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय किया है, शायद आज रात्रि 10 बजे से 13 तारीख तक लॉकडाउन रहेगा। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि सरकार के द्वारा जो नियम कानून या सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन बनाए जा रहे हैं, आप उसका पूरी तरीके से पालन करें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, मेरे चैनल का प्रचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।